पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद जब दूसरी साइड से अपने बचाव में पथराव हुआ तो सडनली गोली चला दी गई और मासूम लोगों की 5 या 6 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। हमारे साथ मुजरिमों जैसा बिहेवियर किया गया। हमने कहा अपना पक्ष रखा हमने, तो कहा गया कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, धमकी दी गई, टॉर्चर किया गया। हम डर गए और उसके बाद जो है स्कूल पे 3 बीघे जगह पर कब्जा करा दिया गया, हाथ के हाथ नींवें खुदवा दी गई, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा गया। बाद में हमने बैनामे पूरे व्यवस्थित करके पेश किए तो उसको उन्होंने माना नहीं और मजबूरन हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। 5 लोगों की अगर जान गई है तो आखिर किसी ने गोली चलाई होगी, किसी ने मारा होगा। पुलिस वाले अगर गोली चलाए हैं तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट उन्हें बोलना चाहिए था अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वी वर फोर्स्ड टू फायर द वेपन। जबकि वीडियोस वायरल हुए थे, लोगों ने देखा था पुलिस वालों को गोलियां चलाते हुए। यहाँ तक कि FIR जो डिटेंशन हो रहे थे, जो अरेस्ट हो रहे थे, 1 हफ्ते बाद तक किसी को पता नहीं था। सिंपली अगर लॉ को फॉलो किया जाए, अगर लॉ को बिना पक्षपात के फॉलो किया जाए तो भी ऐसे सिचुएशंस कभी अराइज नहीं होंगे। संभल की जो इंसिडेंट हुआ, संभल का खुशगवार माहौल था। संभल में हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। सडनली अचानक एक सर्वे की आदेश होता है और सर्वे के लिए प्रशासन की टीम मस्जिद में आ जाती है। मस्जिद के कमेटी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। सर्वे पूरा हो जाता है, सर्वे पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है और सर्वे करके वो लोग चले जाते हैं। उसके 1 या 2 दिन के बाद फिर दोबारा से एक सर्वे दोबारा कराया जाता है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो प्री प्लानिंग एक सर्वे कराया जा रहा है या किसी आदेश के मुताबिक कराया जा रहा है। उस सर्वे में 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के करीब पूरे संभल में प्रशासन को अलर्ट कर देना ये बयान करता है कि ये जो है प्री प्लानिंग है। सुबह में 7 बजे सर्वे शुरू होता है, जबकि कोई भी कार्यालय 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। और सर्वे के बाद संभल में ये अफवाह फैल जाती है कि संभल की जामा मस्जिद में जो है वो खुदाई हो रही है। उससे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जामा मस्जिद के साइटों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब मूक दर्शक थे जो देखने वाले थे। कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि वो ये समझ के आया हो कि वहाँ झगड़ा होगा या कोई इंसिडेंट होगा या कोई गोली चलेगी या कुछ होगा। उसके बाद पब्लिक ये चाहती है कि हम मस्जिद में जाएं, प्रशासन चाहती है कि मस्जिद में ये लोग नहीं जाएं, कशमकश बनती रही। उसके बाद में पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद जब दूसरी साइड से अपने बचाव में पथराव हुआ तो सडनली गोली चला दी गई और मासूम लोगों की 5 या 6 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बाकी बात जो है प्राकृति अपनी रखेंगी, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर मोहम्मद शावेज़, जनरल फिजिशियन प्रैक्टिसिंग एट टाउन संभल। अभी मेरे बड़े भाई जमाल साहब एडवोकेट ने बताया कि कैसे कैसे ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर शहर के हालात कैसे बिगड़े और कैसे कैसे काफ़ी लोग को अभी तक जो है जेल में और परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत से लोगों को अभी बेल नहीं हुई है, 6-6 महीने हो गए हैं जेल में गए हुए और बेल नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं लोगों पे और उनमें ज़्यादातर लोग बेगुनाह हैं और उस पर जो है सुनवाई ऐसे ऐसे केस लग गए हैं कि लोगों की बेल नहीं हो पाई, लोग बहुत परेशान हैं। मोस्टली जो है वो गरीब परिवार से लोग हैं जिनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी संभल में हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं लोगों के लिए। हम संभल के निवासी हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो परेशानी प्रशासन की तरफ से और
इस तरफ से पैदा की जा रही हैं, जिससे जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक इंसिडेंट में हमारे साथ भी इसमें ऐसा हुआ है। हमारे एक स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है हमारा, जो पिछले 50 साल से वहाँ पर कायम है, और इसके 1 महीने बाद घटना के जो जावेद का इंसिडेंट हुआ था, उस पर प्रशासन आता है एकदम अचानक, और बग़ैर कोई नोटिस दिए और बग़ैर किसी उसके एकदम उसको स्कूल की जो ज़मीन है उसकी 3 बीघा जगह पर जो प्लेग्राउंड था स्कूल का हमारा, जो 50 साल से स्कूल के नाम है, बैनामा मौजूद है उसका, उसमें बिना किसी उसके कोई कानूनी नोटिस दिए उस पर कब्ज़ा कर लिया गया और हमें बुलाया गया। हमारे साथ मुजरिमों जैसा बिहेवियर किया गया। हमने कहा, अपना पक्ष रखा हमने, तो कहा गया कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, धमकी दी गई, टॉर्चर किया गया। हम डर गए और उसके बाद जो है स्कूल पे 3 बीघे जगह पर कब्ज़ा करा दिया गया, हाथ के हाथ नींवें खुदवा दी गई, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा गया। बाद में हमने बैनामे पूरे व्यवस्थित करके पेश किए तो उसको उन्होंने माना नहीं, अब मजबूरन हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा है। तो इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के जो लैंड के जहाँ पर है इस तरीके से उन पर जो है कब्ज़ा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है लोगों को। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि परेशानी वाली बात है। लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें जो है बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है सबको। प्रेस को भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ प्रेस मीडिया पर्सन हमारे पास आए थे जिन्होंने पॉजिटिव बाइट्स दी और कुछ लोगों ने नेगेटिव भी दिए हैं। तो इसमें जो है प्लीज़ आप लोग जो है इसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले करें, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा अभी सर ने बताया और प्रकृति ने बताया कि क्या माहौल था, क्या हुआ वहाँ पे, उस बैकग्राउंड पे गए बिना जो केस एपीसीआर ने फाइल किया था उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं। एपीसीआर ने सिर्फ ये डिमांड की थी कि जो भी 24/11/2024 की घटना थी उसमें पुलिस वालों ने कितने एफआईआर्स रजिस्टर किए, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों को डिटेन किया गया, क्या एक्शन लिया गया, जो गोली चलाई गई उसकी क्या ज़रूरत थी, जो गोली चली उसके क्या प्रोटोकॉल होता है, पुलिस वाले कब किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे रिपोर्ट मांगी गई थी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिमांड की गई थी जो डेथ्स हुए थे इस केस में। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है इस केस की वो ये है कि किसी ने इस बात पे क्वेश्चन किया ही नहीं कि जिन लोगों की डेथ हुई वो आखिर क्यों हुई। पुलिस वालों ने ये एक बात बोली थी कि 2 ग्रुप्स थे, उनके आपस में झगड़े हुए, गोली चली। कोई गोली नहीं मिली कभी, खाली कारतूस मिली थी, लेकिन कभी भी किस गन से गोली चली, किसने गोली चलाई, किसी के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन कोई नहीं लगे। अब 5 लोगों की अगर जान गई है तो आखिर किसी ने गोली चलाई होगी, किसी ने मारा होगा। पुलिस वाले अगर गोली चलाए हैं तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट उन्हें बोलना चाहिए था अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वी वर फोर्स टू फायर द वेपन। जबकि वीडियोस वायरल हुए थे, लोगों ने देखा था पुलिस वालों को गोलियां चलाते हुए। यहाँ तक कि एफआईआर, जो डिटेंशन हो रहे थे, जो अरेस्ट हो रहे थे, 1 हफ्ते बाद तक किसी को पता नहीं था। सिंपली अगर लॉ को फॉलो किया जाए, अगर लॉ को बिना पक्षपात के फॉलो किया जाए तो भी ऐसे सिचुएशंस कभी अराइज नहीं होंगे। हमेशा मेरा ये मानना है कि लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। अगर कोई इंसान जिसके पास पावर है किसी को अरेस्ट करने का या नहीं करने का, डिटेंशन का अगर डिस्क्रिशन है किसी के पास, तो उसको चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के ऊपर आप डिस्क्रिशन दे रहे हैं कि सेम ऑफेंस के लिए या तो आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वैसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर मिल जाता है लोगों को। ऐसे सिचुएशंस से टैकल करने के लिए कोई एटलीस्ट जवाबदेही होनी चाहिए। कोर्ट से इंटरवेंशन, कोर्ट की इंटरवेंशन सीख की गई थी इन सब चीज़ों के लिए। कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं मांगी गई थी, कुछ भी ऐसा रिलीफ नहीं मांगा गया था कि जो आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट को कुछ ग्रांट करना पड़े।
सिंपल सी चीज़ें मांगी गई थी कि कितने लोगों, कितने एफआईआर्स हैं, कितने लोग डिटेन किए गए हैं, गोली अगर चली तो क्यों चली, और इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जांच हो इन लोगों के डेथ्स के ऊपर, एंड ये बात बाहर आने के लिए। लेकिन आज तक इस पे कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जिन लोगों की मौत हुई थी उनके मौत के जिम्मेदार कौन है, गोली चली है, किसी ने तो गोली चलाई होगी, उन सब लोगों का आज तक उनकी मौत का रीज़न किसी को नहीं पता है, बस फायरिंग बट नॉट पुलिस फायरिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए एपीसीआर ने रिट पिटिशन फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एपीसीआर ऐसे सारे केसेस में जनरली काफ़ी प्रोएक्टिव रहता है। बाकी एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट द केस? Apart from that, I've seen the cases, how these cases are filed, how biased these charge sheets are. In Delhi also there are so many cases filed in such situations, and I can only say that again the law is fine. The problem lies in the implementation and the execution of the police officers. That's it.